नमस्कार। वेलकम बैक। मैं हूं गिरी शर्मा, टीम 365 से। हम इंडिया की लीडिंग स्पिनिंग प्रोजेक्ट कंसल्टेंट से एंड बहुत सारी सक्सेसफुल स्पिनिंग मिल्स एंड प्रॉफिटेबल स्पिनिंग मिल्स लगातार बना के दे रहा है। इस अवसर पे मैं आप लोगों को विश करना चाहता हूं। आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर, a very prosperous new year and a very profitable new year. I also wish you all a very happy Makara Sankranti and Uttarayan. आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं। ये टॉपिक दिस इज मेंट फॉर मिल ओनर्स, इन्वेस्टर्स, डायरेक्टर्स। ये वीडियो मिल ओनर्स के लिए है, जो नया मिल मालिक बनना चाहता है, इन्वेस्टर्स के लिए है, डायरेक्टर्स के लिए है। और ये बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है। आपका मिल अब कैसा तरक्की करना है, कैसा फास्ट ग्रो करना है और एक एम्पायर कॉरपोरेट कैसा खड़ा करना है, इसके विषय में मैं आज चर्चा करने वाला हूं। चलिए आज की विषय चालू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अंत तक बना रहिए, आपको पूरा रोड मैप मिलेगा। दोस्तों आज की विषय है फ्रॉम स्पिंडल्स टू स्टॉक एक्सचेंज, स्केलिंग योर स्पिनिंग मिल विथ एसएमई आईपीओ। यानी कि आप जो मिल बनाने जा रहे हो वो स्पिंडल से आपका स्टॉक एक्सचेंज है, आपका शेयर्स लिस्ट होगा स्टॉक एक्सचेंज पे। स्केलिंग योर स्पिनिंग मिल विथ एन एसएमई आईपीओ। मैं समझता हूं आप लोग सभी आईपीओ को जानते हो, लेकिन 8 साल पहले हमारा सरकार ने एसएमई आईपीओ, एक नया आईपीओ चालू किया है जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए है। इसमें आप लोग एसएमई के द्वारा आईपीओ कर सकते हो। मैक्सिमम 75 करोड़ तक पब्लिक से आप फंड इकट्ठा कर सकते हो। 2-3 साल के बाद फिर आपका टर्नओवर जब बढ़ जाएगा, आप मेन बोर्ड में जाके फिर एक बार और आईपीओ करके बहुत सारी पैसा उठा सकते हो, ताकि आपका एक टेक्सटाइल एम्पायर खड़ा हो सके। तो आज एसएमई आईपीओ के बारे में बता रहा हूं, जो बहुत सारी लोगों को पता नहीं है। तो आपका स्पिनिंग मिल भी एक एसएमई आईपीओ डाल के आप 4 से 75 करोड़ रुपए आराम से पब्लिक से, शेयर से पैसा उठा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं द विजन। व्हाई नाउ? क्या विजन है? अभी क्यों एसएमई आईपीओ? अभी क्यों? द अपॉर्चुनिटी, अभी एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। द इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर इज विटनेसिंग ए मैसिव शिफ्ट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग, पीएलआई स्कीम, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी और बहुत है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मद्देनजर रखते हुए, एसएमई आईपीओ को मद्देनजर रखते हुए हमको आगे बढ़ना है। द असेट, a 25,000 spindle mill is a significant hard asset business that institutional and HNI investors value for its tangible nature. The goal, transition from a local manufacturer to a national listed brand within the first 3 to 4 years of operation.
गोल क्या है? लोकल मैन्युफैक्चरर से नेशनल लिस्टेड ब्रांड 3 से 4 साल में आप बन जाओगे। एसएमई आईपीओ वर्सेस ट्रेडिशनल बैंक लोन्स। यदि आप आईपीओ करते हो, क्या होता है? ट्रेडिशनल बैंक लोन लेते हो। जो फैक्ट्री लगाने जाता है, लोग बैंक लोन लेता है, टर्म लोन। और टर्म लोन वर्सेस एसएमई आईपीओ, क्या फर्क है? फॉर ए कैपिटल इंटेंसिव project like a spinning mill, equity is often safer and cheaper in the long run than debt. तो आप एसएमई आईपीओ से इक्विटी लेते हो तो काफी सेफ है और बहुत चीप है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना है। टर्म लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट सब कुछ देना पड़ता है, उतना सेफ नहीं है। चलिए देखते हैं फीचर्स क्या है बैंक लोन वर्सेस एसएमई आईपीओ। रीपेमेंट, जब पैसा उठाता है रीपेमेंट करना पड़ता है ना? बैंक लोन लेता है तो मंथली ईएमआई ये इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है, मंथली ईएमआई चुकाना पड़ता है। और एसएमई आईपीओ लेते हैं तो उसमें जो पैसा आता है, नो रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल, किसी को वापस कुछ नहीं चुकाना है आपको। 60-75 करोड़ किसी को चुकाना नहीं है। इंटरेस्ट, पैसा उठाता है तो इंटरेस्ट लगता है बैंक में, 9 से 12% फिक्सेड कॉस्ट इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है पूरा टर्म में आपको। जीरो इंटरेस्ट कॉस्ट। एसएमई आईपीओ से आप पैसा उठाते हो तो कोई इंटरेस्ट चुकाना नहीं है, कोई मंथली ईएमआई नहीं देना है। कोलैटरल, आप जब बैंक लोन लेते हो कोलैटरल देना पड़ता है टर्म लोन के अगेंस्ट में, या पर्सनल एसेट्स देना पड़ता है, या प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करना पड़ता है ना? ये सेमी आईपीओ करते हो तो कोई कोलैटरल की जरूरत नहीं है, कोई कोलैटरल देना नहीं है। रिस्क, कितना रिस्क है? यदि बैंक लोन लेते हो तो हाई रिस्क ऑफ एनपीए इफ मार्केट डिप्स, यदि मार्केट नीचे चला गया, कोई युद्ध हो गया, कुछ नेचुरल कैलामिटी आ गया, तो आपको लोन तो चुकाना ही है, दूसरा आपका प्रॉपर्टीज भी मार्टिगेज दे, कोलैटरल दे के रखा है, तो रिस्क ज्यादा है ना? नहीं झुकाएंगे तो लंदन भागना पड़ेगा, विजय मल्ल्या जैसा। शेयर रिस्क विद इन्वेस्टर्स। लेकिन आप बताइए, बहुत सारी कंपनियां आईपीओ निकाल के, शेयर्स निकाल के, आज की डेट में उसका वैल्यू जो है 1 रुपए या जीरो हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है। तो किसको क्या दिया, किसने जाके कुछ मांगा, वो बात अलग है। हमको तो डिविडेंड्स देना है, कंपनी ग्रो करना है। मेरा कहना यह है कि रिस्क बिल्कुल नहीं है एसएमई आईपीओ में। इंपैक्ट क्या है? ड्रेन्स मंथली कैश फ्लो, क्योंकि इंटरेस्ट चुकाना है, ईएमआई चुकाना है, आपका मंथली कैश फ्लो बिगड़ता है। भले पेपर में प्रॉफिट्स आ रहा है लेकिन कैश फ्लो है नहीं, सैलरी देने में दिक्कत आता है, रॉ मटेरियल खरीदने में दिक्कत आता है ना? बिजली के बिल भुगतान करने में दिक्कत आता है, फंड्स जो है बड़ी टाइट होता है। एसएमई आईपीओ के द्वारा जो फंड्स आता है उसमें वो बैलेंस शीट को ताकत देता है, क्योंकि उसपे ना कोई ईएमआई देना है, ना कोलैटरल देना है, ना इंटरेस्ट चुकाना है। बहुत ताकत देगा ये फंड आपके लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित करेगा। रियल बेनिफिट्स फॉर योर स्पिनिंग मिल, क्या बेनिफिट्स है देखते हैं। डेट फ्री ग्रोथ,
use IPO proceeds to purchase machinery or raw material without the burden of interest, enhance the credit rating. Listing on NSE Emerge, BSE, SME improves your company credit profile, helping you get cheaper working capital from banks later. Marketing and trust. A listed status act as a permanent advertisement. Global garment exporters prefer sourcing yarn from listed entities due to transparency and better governance. ये देखिए, जब लिस्ट हो जाते हो, आपका डेब्ट फ्री ग्रोथ है, आपका क्रेडिट रेटिंग बढ़ जाता है, जैसा एनएससी में लिस्ट हुआ या बीएसई में लिस्ट हुआ, तो आपको चीपर वर्किंग कैपिटल लोन्स मिलता है बैंक से, क्योंकि यू आर ए लिस्टेड कंपनी। और लिस्टेड स्टेटस एक एडवर्टाइजमेंट जैसा होता है आपकी कंपनी के लिए। और ग्लोबल गारमेंट एक्सपोर्टर्स, जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स है, वो धागा जो खरीदना है, यान, वो लिस्टेड एंटिटी से खरीदना चाहता है ड्यू टू ट्रांसपेरेंसी एंड बेटर गवर्नेंस। तो आपको हमेशा ऑर्डर्स मिलेगा, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिलेगा। करेंसी फॉर एक्सपेंशन। Once listed, you can acquire smaller mills by offering your shares instead of cash. तो आप मिल्स भी खरीद सकते हो, आप कैश से खरीदने की जरूरत नहीं है, आप शेयर्स दे के भी खरीद सकते हो। एम्प्लॉय रिटेंशन। Attract top tier technical managers by offering ESOPs, stock options, making them partners in your growth. The 25,000 spindle advantage. यदि आप एसएमए आईपीओ करना चाहते हो और आप जो 25,000 स्पिंडल करना चाहते हो, बहुत ही एडवांटेजेस है, सही स्टार्टिंग पॉइंट है 25,000 स्पिंडल से चालू करना। आगे देखते हैं क्या फायदा है। व्हाट इज द एडवांटेज? टेंजिबल असेट्स। अनलाइक टेक स्टार्टअप्स, your business has land, building, and high value machinery. This provides a safety margin for investors. Scalability. An SME IPO can fund the leap from 25,000 to 50,000 spindles much faster than internal accruals. आप बिना आईपीओ का एक 25,000 स्पिंडल मिल चालू करते हो, तो उसको 50,000 स्पिंडल करना है तो काफी समय लगता है, क्योंकि पहले इसको स्टेबलाइज करो, बाद में उसमें जाओ, 5 साल 7 साल भी लग सकता है। लेकिन आईपीओ आपके हाथ में आ गया तो आपको फ्रीडम मिल गया। आप तुरंत 50,000 1 लाख स्पिंडल तक भी आराम से जा सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक टेक्सटाइल एम्पायर खड़ा कर सकते हो। वैल्यू अनलॉकिंग। इफ यू इन्वेस्ट ₹60 crores to set up the mill, a successful IPO could value the company at ₹100 crore plus based on future earnings, instantly increasing your personal net worth. Simplified eligibility and roadmap. ये एसएमई आईपीओ के लिए कौन एलिजिबल है एंड क्या रोड मैप है, कैसा हम आईपीओ में, एसएमई आईपीओ में भाग ले सकता है। The entry barrier is lower than most business owners think. Track record, 3 years of operations or 3 years of the promoter's experience in the same line of business, ये चाहिए। Profitability, operating profits in at least 2 out of the last 3 years is required. नेटवर्थ, पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए, मिनिमम 1 करोड़ फॉर द लास्ट 2 years, बहुत कम है। पोस्ट इश्यू कैपिटल must not exceed 25 crores, आइडियल फॉर मिड साइज्ड मिल्स। तो 3 साल की ऑपरेशंस होना चाहिए, जिस तारीख को आप चालू कर रहे हो 3 साल के बाद आप एसएमई आईपीओ में भाग ले सकते हो।
वो 3 साल में कम से कम 2 साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए। नेटवर्थ पॉजिटिव होना चाहिए, मिनिमम 1 करोड़ लास्ट 2 इयर्स का। इतना कम वैल्यू है। देखिए, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो। पोस्ट इश्यू कैपिटल मस्ट नॉट एक्सीड 25 crores, आइडियल फॉर मिड साइज्ड मिल्स। की रूल्स फॉर एसएमई आईपीओ एलिजिबिलिटी। एसएमई आईपीओ में आपको एलिजिबल होना है, आपको आईपीओ से पैसा उठाना है, तो क्या रूल्स है? अकॉर्डिंग टू सेबी, एसीबीआई एंड स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, एसएमई, एनएसई, एमआर नॉर्म्स क्या है? पोस्ट इश्यू पेड अप कैपिटल, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी must not exceed 25 crores to qualify for an SME IPO. Minimum post issue paid up capital should be 25 crores. तो ये रूल है कि आपका पेड अप कैपिटल जो है 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ज्यादा हो गया फिर आपको मेन बोर्ड जाना पड़ेगा और वो बड़ा वाला आईपीओ निकालना पड़ेगा, जो सब जानते हो आप लोग। लेकिन एसएमई के लिए 25 करोड़ का कैपिंग है। 25 करोड़ के ऊपर आपका पेड अप कैपिटल नहीं होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हो। हाउ दिस अप्लाइज टू ए 100 करोड़ प्रोजेक्ट? मान के चलिए आप एक 25,000 स्पिंडल का मिल डाल रहे हो, उसका कीमत 100 करोड़ रुपए होगा। 100 करोड़ प्रोजेक्ट cost does not directly force the paid up capital to exceed 25 crores. The project cost includes debt plus equity plus working capital. So you can structure the financing such that bank, NBFC term loan plus working capital debt a majority portion होगा। Equity paid up capital is kept less than or equal to 25 crores. This way your company meets the capital limit for an SME IPO even though the total project cost is rupees 100 crores. यानी कि 25,000 स्पिनिंग मिल करते हैं तो 100 करोड़ लगभग आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है। उसमें 25 करोड़ आपका इक्विटी पेड अप कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब जो है टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल डेट में होना चाहिए। इस हिसाब से आप एसएमई आईपीओ में आराम से भाग ले सकते हो। यूर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हमने बोला 100 करोड़। प्रोमोटर इक्विटी यूजुअली 35% होता है, यानी कि 35 करोड़। डेट यानी कि टर्म लोन जो लेंगे बैंक से वो 65 करोड़ के लगभग होता है। If the promoter equity paid up capital is already 35 crore before IPO, that's above the 25 crore SME cap. Even without raising new equity, this would not meet the SME IPO paid up capital rule. 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 65 करोड़ आपको लोन मिलेगा, 35 करोड़ या 40 करोड़ आप निवेश करते हो तो वो आपका पेड अप कैपिटल हो जाएगा। एसएमई आईपीओ लाने का रूल क्या है? 25 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए आपका इक्विटी। सो आप 35 करोड़ या 40 करोड़ अपनी कैपिटल पेड अप प्रमोटर इक्विटी कर दिया आपने, तो आप एलिजिबल नहीं है, आप एसएमई आईपीओ नहीं ला सकते हो। तो क्या करना चाहिए? टू मेक द कंपनी एलिजिबल फॉर एन एसएमई आईपीओ, you would need to structure the equity differently. यानी कि आपका प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर जो है वो अलग तरीके से करना है। इन सच ए फैशन प्रोमोटर इक्विटी पेड अप कैपिटल 25 करोड़ या उससे कम हो, तब जाके आप एलिजिबल हो जाओगे। तो कन्वेंशनल वे में स्ट्रक्चरिंग करेंगे आपको फायदा नहीं मिलेगा, आपको स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट तरीके से करना है।
ताकि आप एसएमई आईपीओ में भाग ले सके। स्प्लिट द प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर को हम स्प्लिट करेंगे इस हिसाब से कि आपका 25 करोड़ के ऊपर पेड अप कैपिटल नहीं होगा एंड आप एसएमई से भी आईपीओ निकाल के आप फंड रेज कर सकते हो। Set up the operating company that will do the IPO with a paid up capital of less than or equal to 25 crores. The remaining equity could be held by a holding entity or infused later corporate or venture financing not reflected in the operating company's paid up capital at IPO time. CCD OCD instrument route is very popular. देखिए आपको स्प्लिट करना पड़ेगा आपका प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर को। आपका जो पेड अप होगा इसमें 25 करोड़ वो ऑपरेटिंग कंपनी जो कंपनी चलाएंगे उस नाम पे 25 करोड़ निवेश करेंगे और एक कंपनी बनेगा होल्डिंग कंपनी। वो कंपनी के द्वारा आप रिमेनिंग पैसा 10 या 15 करोड़ आप निवेश कर सकते हो और उसको सीसीडी ओसीडी इंस्ट्रूमेंट रूट के द्वारा जो बहुत ही पॉपुलर है हम करेंगे तो एसएमई आईपीओ ला सकता है। सीसीडी बोले तो कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स सीसीडी, ओसीडी बोले तो ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ओसीडी। These convert to equity after you migrate to main board. एसएमई आईपीओ लाने के लिए जरूरी है। एसएमई आईपीओ के बाद फिर तरक्की करोगे फिर मेन बोर्ड में आईपीओ में जाओगे तो तब ये सीसीडी या ओसीडी जो है इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यू फाइनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा जो मैंने अभी बताया उस हिसाब से करेंगे। एसएमई आईपीओ के लिए न्यू फाइनेंस स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? पेड अप इक्विटी 25 करोड़, सीसीडी या ओसीडी के द्वारा 10 करोड़, डेट यानी कि टर्म लोन के द्वारा 65 करोड़। इस हिसाब से फाइनेंस की स्ट्रक्चरिंग होगा। तो एसएमई क्या देखेगा? पेड अप इक्विटी 25 करोड़ ही देखेगा तो उसके हिसाब से आपको आईपीओ लाने के लिए अलाउ करेगा। आप मार्केट से फंड उठा सकते हो इस हिसाब से स्ट्रक्चरिंग करेंगे तो। प्रैक्टिकल लिमिट ऑन एसएमई प्लेटफॉर्म क्या लिमिट है? Although SEBI has no hard cap on issue size, most SME IPOs are rupees 10 to 50 crore. Large SME IPOs go up to 60 to 75 crore. Above 75 to 80 crore, main board is usually preferred. ये लिमिट्स है यानी कि 75 करोड़ तक आप आराम से पैसा उठा सकते हो एसएमई के द्वारा एसएमई आईपीओ ला के। स्ट्रेटेजिक एडवाइस फॉर स्पिनिंग मिल्स। टेक्सटाइल एसएमई आईपीओ इन्वेस्टर्स क्या पसंद करता है? क्यों आईपीओ में इन्वेस्ट करेगा? एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, कंसिस्टेंट एबिटा 15% से ज्यादा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 85% से ज्यादा, पावर कॉस्ट कंट्रोल, लॉन्ग टर्म विस्कोस और पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर का सोर्सिंग, क्लियर एक्सपेंशन प्लान। इफ दीज आर स्ट्रॉन्ग हाइयर वैल्यूएशन मिलेगा। जितना वैल्यूएशन मिलेगा उतना पैसा आप उठा सकते हो पब्लिक का, है ना। व्हाट एक्चुअली डिटरमाइंस हाउ मच यू कैन राइज। आप एसएमई आईपीओ में कितना पैसा उठा सकते हो मतलब आईपीओ लाके पब्लिक से। एसएमई आईपीओ साइज कैसा डिसाइड होता है? टैक्ट नंबर 1, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नंबर 2, वैल्यूएशन मल्टीप्लेयर जो इन्वेस्टर देगा।
एसएमई प्लेटफॉर्म कैपिटल लिमिट्स, पेड अप कैपिटल 25 करोड़ या उससे कम होना चाहिए। प्रोमोटर डाइल्यूशन एपिटेट, तो टिपिकल P multiplies for SME manufacturing textile. For profitable industrial textile companies, मार्केट कंडीशन क्या होगा, वैल्यू एडिशन क्या होगा। मान लीजिए मिल कंजर्वेटिव नॉर्मल से भी कम चल रहा है, तो कंजर्वेटिव जो है उसको वैल्यू मल्टीप्लायर 8 गुना तक मिल सकता है। नॉर्मल चलता है मिल तो 12 टाइम्स वैल्यू मल्टीप्लिकेशन मिलता है। वेरी स्ट्रांग स्टोरी तो 15 गुना आपको वैल्यू मल्टीप्लेयर, वैल्यूएशन मल्टीप्लेयर मिलता है। इसका मतलब यह है कि यदि आपका साल भर में मान लो 5 करोड़ का प्रॉफिट है लगातार 2 साल, आखिरी 2 साल 3 साल में, तो 5 करोड़ इंटू 15 गुना कितना हुआ, 75 करोड़। 75 करोड़ तक आप पब्लिक से सेमी आईपीओ करके पैसा निकाल सकते हो। यदि आपका 1 ही करोड़ है प्रॉफिट, तो 1 इंटू 8 कंजर्वेटिव हो गया, तो 8 करोड़ तक की आएगा, है ना। बट इसमें हमको सावधान रहना है, अपना बुक्स बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए और प्रॉफिट्स को एज इट इज बताना है। सीए लोगों का सजेशन होता है आपका प्रॉफिट बढ़ा देंगे, आपको टैक्स बचा लेंगे। मान लो आप 5 करोड़ के प्रॉफिट कर रहे हो और सीए बोलता है 3 करोड़ हम बचा लेंगे, 2 करोड़ ही प्रॉफिट बताएंगे, तो आपका टैक्स बच गया। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं, 2 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है, तो 2 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी दिखाया तो क्या हुआ, 2 इंटू 15 गुना 30 करोड़ मैक्सिमम आप पब्लिक से पैसा उठा सकते हो। वही 5 करोड़ आप दिखाता तो 75 करोड़, यानी कि 45 करोड़ की नुकसान करवा दिया आपका सीए आपको टैक्स बचाने के चक्कर में। कितना टैक्स बचाया आपने, और 45 करोड़ की घाटा। तो आप लोग ये काम मत कीजिए, बुक्स प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉफिट एज इट इज रिकॉर्ड होना चाहिए, उसमें कोई भी मैनिपुलेशन मत कीजिए, फिर बोर्ड में भी बहुत प्रॉब्लम आएगा, सेबी से भी प्रॉब्लम आएगा। यदि आपका बुक्स ठीक नहीं है, प्रॉफिट्स कम ज्यादा बताया है, तो आपका आईपीओ लिस्टिंग में बहुत दिक्कत आएगा। डे 1 से जब आप नया मिल चालू कर रहे हो, पूरा अकाउंटिंग प्रॉपरली रखे, पूरा कंप्लायंसेस करे। कंप्लायंसेस कोई हेडेक नहीं है, आपको बहुत आसान कर देगा। एवरीथिंग विल बी स्ट्रक्चर्ड। प्लस आपका आईपीओ जब लाते हो, एसएमई आईपीओ, उसके बाद आईपीओ लाते हो, बहुत फायदा देने वाला, बहुत धन वर्षा होने वाला है। कंक्लूजन, द स्ट्रेटेजिक लीप, डोंट जस्ट बिल्ड a spinning mill, build an institution. An IPO is not the end. It is the fuel that will turn 25,000 spindles into a textile empire. So, what is the right choice? अभी आईपीओ लाएंगे, बहुत फायदा है, तो बैंक लोन के हेडेक गया, इंटरेस्ट की हेडेक गया, आपका बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। स्पिनिंग मिल कौन सा बनाना है, व्हाट इज द राइट चॉइस? राइट चॉइस फॉर स्पिनिंग मिल, कॉटन या सिंथेटिक, क्या बनना चाहिए? कॉटन का स्पिनिंग मिल बनाना चाहिए या सिंथेटिक की स्पिनिंग मिल बनाना चाहिए? सिंथेटिक स्पिनिंग मिल और कॉटन स्पिनिंग मिल, कौन सा स्पिनिंग मिल जो शुरू कर रहा है, पहले बार स्पिनिंग मिल बनाने जा रहा है, उसको ये चार्ट से पता चल जाएगा कि कौन सा मिल बनाना उचित है। सिंथेटिक बनाए, सिंथेटिक बोले तो पॉलिस्टर या विस्कोस, रेयन, लायासिल, ये सारी चीज, माइक्रो मॉडल जो भी है। कॉटन स्पिनिंग मिल बनाना चाहिए। तो ये कई सारी इन्वेस्टर्स के मन में डाउट है,
रॉ मटेरियल प्राइस स्टेबिलिटी। तो विस्कोस पॉलिस्टर या कॉटन जो खरीदते हो उसका प्राइस स्टेबिलिटी किसमें है? सिंथेटिक स्पिनिंग में पॉलिस्टर और विस्कोस फाइबर हमेशा स्टेबल है। कॉटन में हाई वोल्टालिटी है क्योंकि ये निर्भर करता है क्रॉप पे, एमएसपी पे, वेदर पे। हाई वोल्टालिटी है रॉ मटेरियल की प्राइस में, लेकिन सिंथेटिक विस्कोस या पॉलिस्टर में स्टेबल प्राइसेस है। वर्किंग कैपिटल सिंथेटिक स्पिनिंग मिल में बहुत कम लगता है, जबकि कॉटन स्पिनिंग मिल में वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन सिंथेटिक मिल में 8 से 14% आता है, उससे भी ज्यादा आता है। अभी लेटेस्ट जनरेशन मशीनरी एंड टेक्निक्स की वजह से अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी निकाल पा रहा है। लेकिन कॉटन स्पिनिंग मिल में 4 से 10% रहता है, साइक्लिकल है। कभी प्रॉफिट आया तो कभी डिस्पैरिटी भी आ रहा है, कभी नुकसान भी करना पड़ रहा है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो सिंथेटिक स्पिनिंग मिल में 90 to 95% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है। वही आपका कॉटन स्पिनिंग मिल में 70 से 85%। इन्वेंट्री रिस्क सिंथेटिक में बहुत कम है इन्वेंट्री रिस्क, जबकि कॉटन में बहुत ज्यादा है। एक्सपोर्ट डिमांड मीडियम है सिंथेटिक में, लोकल कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, और कॉटन स्पिनिंग में हाई एक्सपोर्ट डिमांड भी है। टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी सिंथेटिक स्पिनिंग मिल में मीडियम है, कॉटन में हाई है टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। पावर कंजम्पशन सिंथेटिक स्पिनिंग मिल में लोअर है, कम है, जबकि कॉटन स्पिनिंग मिल में हायर पावर कंजम्पशन है। ऑटोमेशन स्टेबिलिटी सिंथेटिक स्पिनिंग मिल में हाई है, कॉटन स्पिनिंग मिल में मीडियम है। पेबैक पीरियड सिंथेटिक स्पिनिंग मिल 3 से 5 साल में पेबैक दे देते हैं, जबकि कॉटन स्पिनिंग मिल 5 से 8 साल, कई बार उससे भी ज्यादा हो सकता है। और जो भी अभी गुजरात में सिंथेटिक स्पिनिंग मिल लगाता है उसको एडिशनल सब्सिडी भी है, तो और 1 से 1.5 साल कम हो जाता है उसकी वजह से। और बाकी राज्यों में भी सब्सिडीज है, जहां पर भी जो भी स्टेट में सब्सिडीज है कॉटन के लिए, सिंथेटिक के लिए, उन लोगों का और फायदा हो जाएगा पेबैक पीरियड में। बिजनेस स्टेबिलिटी सिंथेटिक स्पिनिंग में ज्यादा है, हाई है, जबकि कॉटन स्पिनिंग में मीडियम है। बिजनेस स्टेबल नहीं रहता है, बहुत वॉलेटाइल है। इसीलिए सिंथेटिक स्पिनिंग मिल्स आर जनरली द बेटर इन्वेस्टमेंट। वो भी खास तौर पे फर्स्ट टाइम यदि स्पिनिंग मिल आप बना रहे हो तो सिंथेटिक स्पिनिंग मिल बनाइए। इसमें फास्टर पेबैक है, मोर स्टेबल रॉ मटेरियल प्राइसेस है, हाइयर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, लोअर वर्किंग कैपिटल रिस्क है, बेटर स्केलेबिलिटी, जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हो। वही कॉटन स्पिनिंग मिल अच्छा कब है? यू टारगेट एक्सपोर्ट मार्केट, यदि आप एक्सपोर्ट करते हो तो बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म ब्रांड वैल्यू चाहिए तो अच्छा है। If you can manage raw material volatility, plus you have a strong technical procurement control, आपको कॉटन खरीदने का, क्वालिटी कॉटन खरीदने का आपके पास टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्रोक्योरमेंट टीम हो तो आप कॉटन स्पिनिंग मिल करोगे तो अच्छा है। Why synthetic is often better for investors?
मैं क्यों सिंथेटिक मिल इन्वेस्टर्स को सजेस्ट कर रहा हूं? रॉ मटेरियल स्टेबिलिटी, PSF, VSF prices change slowly. कॉटन प्राइसेस स्विंग 30 to 50% इन वन सीजन। एक ही सीजन में 30% से 50% की वेरिएशन मिलेगा आपको, जबकि पॉलिस्टर विस्कोस में ऐसा वॉलेटाइल चेंजेस नहीं मिलेगा, स्लोली चेंजेस हो सकता है। प्रिडिक्टेबल मार्जिन्स, आप सिंथेटिक मिल लगाते हो तो यार्न प्राइसिंग इज कॉस्ट प्लस बेस्ड, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है प्लस बेस्ड है। कॉटन यार्न इज स्पेकुलेशन ड्रिवन। कॉटन यार्न ऐसा नहीं है, कई बार आप महंगे में रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, सस्ते में धागा बेच रहे हो, तो स्पेकुलेशन है, डिमांड ड्रिवन है। इजियर कैश फ्लो प्लानिंग, लोअर इन्वेंट्री होल्डिंग है और जल्दी फास्टर रिसीवेबल्स है, तो इजियर कैश फ्लो प्लानिंग हो सकता है। हाइयर मशीनरी प्रोडक्टिविटी, बहुत कम ब्रेकेज होता है क्योंकि ये मैन मेड फाइबर होता है। मैन मेड फाइबर में स्पैन लेंथ वगैरह इक्वल होता है, जबकि कॉटन में वो नेचुरल फाइबर होने की नाता ऐसा नहीं होता है। सिंथेटिक यानी कि पॉलिस्टर या विस्कोस चलाते हो तो हाइयर स्पिंडल स्पीड चला सकते हो, जो कॉटन में मुमकिन नहीं है। बेटर ऑटोमेशन, बेटर फॉर SME IPO फंडिंग। सिंथेटिक मिल आप चालू करते हो तो आपका SME IPO फंडिंग करना बहुत आसान हो जाएगा, कॉटन जैसा नहीं रहेगा। इन्वेस्टर्स एंड बैंकर्स क्या प्रेफर करता है? स्टेबल एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन। तो स्टेबल एबिटा, स्टेबल आपका एबिटा आ रहा है, प्रिडिक्टेबल वॉल्यूम्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, सो लेस कमोडिटी रिस्क है, इसकी वजह से इट इज बेटर फॉर SME IPO फंडिंग ऑल्सो। तो सिंथेटिक मिल्स स्कोर बेटर देन कॉटन मिल्स। When cotton is better, use cotton spinning if you target exports to European Union and United States brands. जो EU US की ब्रांड्स जो है उन लोगों को एक्सपोर्ट करोगे तो आप कॉटन में जाना उचित है, क्योंकि या यू वांट ऑर्गेनिक या सस्टेनेबल पोजिशनिंग, तब आप कॉटन इज ए बेटर ऑप्शन। You plan value-added yarns, compact, slab, melange, coarse spun yarn, ये सब करेंगे and you can hedge cotton prices, यानी कि कॉटन प्राइसेस को पहले ही हेज कर दिया, बाद में वेरिएशन प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, वो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। एंड यू शुड बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट साइक्लिकल प्रॉफिट्स, मतलब पूरा साल में कुछ पैचेस में आप प्रॉफिट्स कमाओगे, कुछ पैचेस में आप नहीं कमाओगे, तब आप कॉटन मिल लगाने का रिस्क ले सकते हो। बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है? मोस्ट सक्सेसफुल मिल क्या कर रहा है अभी? फ्लेक्सी मिल्स विथ स्मार्ट स्पिनिंग टेक्निक्स, जो टीम 365 लीडिंग स्पिनिंग मिल कंसल्टेंट से हम दे रहे हैं, फ्लेक्सी मिल्स विथ स्मार्ट स्पिनिंग टेक्निक्स। ये स्ट्रेटेजी क्या है? रन एनी सिंथेटिक फाइबर सीमलेसली, आप कोई भी सिंथेटिक फाइबर को चला सकते हो आराम से, पॉलिस्टर हो, विस्कोस हो, माइक्रो मॉडल हो या इकोवीर हो, लयोसेल हो, टेंसेल हो, एक्सेल हो, एनी फैमिली ऑफ सिंथेटिक्स, प्लस बैम्बू भी चला सकते हो, ब्लेंड्स कर सकते हो, लेनिन भी ब्लेंड कर सकते हो, एक्रेलिक भी कर सकते हो। तो इस टाइप की फ्लेक्सिबल मिल दे रहा है ताकि आपको जर्नी बहुत स्मूथ रहेगा, आपका मिल बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा, मार्केट अप हो या डाउन हो, आप हमेशा प्रॉफिट कमाओगे, क्योंकि आप कोई भी फाइबर चला सकते हो सीमलेसली विदाउट लूजिंग एनी प्रोडक्शन। इसमें आप ब्लेंड यार्न्स बनाओ, मिलेंज यार्न्स बनाओ, डोप डाइड यार्न बनाओ, साइरो, स्लैब, कोर्स स्पन यार्न, कॉम्पैक्ट यार्न, ये सारी वैल्यू एडिशन देगा, आपको बहुत प्रॉफिट्स देगा।
This gives stability also and a upside curve. Risk diversification है. Better बैंकर एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. जब आपका ऐसा चलेगा और आपका बैलेंस शीट पूरा कहानी बताएगा, बैंकर और इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ के मिलेगा. तो आपका आईपीओ जब लाते हो ना, ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा. हमारा रिकमेंडेशन, जो भी नया प्रोजेक्ट करना चाहता है 2025 से 2030 के बीच में, यदि आप स्टार्ट कर रहे हो फ्रेश, पहले बार आप स्टार्ट कीजिए सिंथेटिक, पॉलिस्टर या विस्को स्पिनिंग. कॉटन बाद में सेकेंड फेज में आप ऐड कर सकते हो आईपीओ लाने के बाद, जो पैसा आएगा उससे. अभी से जैसा आप मिल की प्लानिंग कर रहे हो, फाउंडेशन चालू कर रहे हो, स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एसएमई आईपीओ पैरेलली. वो प्रिपरेशन में 1 साल लगता है और 3 साल ऑपरेशन चाहिए. तो पहला 3 साल आपका बहुत प्रॉफिटेबली करना है, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम एसएमई आईपीओ से 75 करोड़ तक का पैसा आप उठा सके. उसके बाद 2 साल के बाद मेन बोर्ड में जाके हजारों करोड़ का आप आईपीओ दोबारा ला सकते हो. इतना फायदा है. सीधा मेन बोर्ड आईपीओ में जाना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत दिक्कत है एंड परेशानी भी होता है उसमें. लेकिन एसएमई आईपीओ आप कर लिया तो आपको पूरा प्रक्रिया मालूम है. मेन बोर्ड आईपीओ भी उस हिसाब से वही गाइडलाइंस पे चलने वाला है. ठीक है ना. सो टीम 365 का रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग यदि स्पिनिंग मिल चालू कर रहे हो तो सिंथेटिक या विस्को स्पिनिंग मिल से चालू कीजिए. आईपीओ के लिए भी तैयारी कीजिए, क्योंकि स्पिंडल से हमको स्टॉक मार्केट तक जाना है. हमको टेक्सटाइल एम्पायर खड़ा करना है, टेक्सटाइल मिल में ही खड़ा करना है. आपका विजन ये होना चाहिए, मेरे को टेक्सटाइल मिल नहीं बनाना है 25,000 का, मेरे को टेक्सटाइल एम्पायर, एक बड़ा कॉर्पोरेट खड़ा करना है. दोस्तों, आप लोगों को कोई भी क्लैरिटी चाहिए, कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में है, आप हमारा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या व्हाट्सएप कर सकते हो, या फोन कर सकते हो और हमसे बात कर सकते हो. हम आपको पूरा क्लैरिटी देंगे. ये वीडियो आप अपनी दोस्त लोगों को भी, जो भी मिल चालू करना चाहता है, उन लोगों को भी आप शेयर कर सकते हो. थैंक यू. हैव ए ग्रेट डे.